प्रस्तुत करता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी, खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। आज 27 सितंबर दिन मंगलवार, वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की सुर्खियां। बाजार में कमजोरी आज भी रही कायम। दिन भर उतार चढ़ाव के साथ हुआ कारोबार। निफ्टी और सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद, मगर बैंक निफ्टी पर दबाव रहा ज्यादा, 250 अंक से ज्यादा लुढ़का। वित्त सचिव ने कहा, रुपए की गिरावट नहीं है चिंता की बात। उतार चढ़ाव के बीच रुपए में बहुत मामूली रिकवरी। डॉलर का भाव 81.5 रुपए के पास। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है टूरिज्म डे। रीथिंकिंग टूरिज्म की थीम में भारत भी बड़ा हिस्सेदार, लेकिन वैश्विक टूरिज्म के मामले में काफी पीछे भारत। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, भारत के टूरिज्म सेक्टर का फ्यूचर कैसे होगा ब्राइट। 2023 में डबल डिजिट में हो सकता है इंक्रीमेंट। एऑन इंडिया का सर्वे, भारत में अमेरिका, ब्रिटेन से भी ज्यादा होगा इंक्रीमेंट। इंडिया 360 में बताएंगे किन सेक्टर्स में हो सकती है इंक्रीमेंट की बारिश। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आबे को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले, भारत आबे को मिस कर रहा है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान, आशा पारेख को दिया जाएगा फाल्के पुरस्कार। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। 30 सितंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। तो ये तो रही सुर्खियां, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं दिन भर की कहानी न्यूज अपडेट में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की खबरें आज फिर सुर्खियों में रही। अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र को लेकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बंसल के नामांकन पत्र मंगवाने की जानकारी दी। हालांकि अशोक गहलोत के लड़ने पर संशय बरकरार है। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस की जो कमेटी का गठन किया गया था, उसमें राजस्थान में विधायकों की बगावत के लिए, बैठक की बगावत के लिए अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। इस बीच मिस्त्री ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बतौर डेलीगेट पहचान पत्र सौंपा। आपको बताएं कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। और दूसरी खबर आज छाई रही शिवसेना को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव वाली है या फिर शिंदे गुट वाली। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह फैसला उद्धव गुट के लिए आफत तो शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिंबल मामले पर सुनवाई करने को पूरी तरह से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम फैसला आया और यह फैसला ताजमहल को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। आपको बताएं कि गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास
लकड़ी जलाने और ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ बड़े फैसले ही नहीं दिए बल्कि एक शुरुआत भी की है। सुप्रीम कोर्ट में आज से संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कोर्ट में चल रही सुनवाई का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। आज तीनों संविधान पीठों की सुनवाई का सीधा प्रसारण हुआ। आम जनता अब देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों पर घर बैठे देख पाएगी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया गया है। इससे पहले 26 अगस्त को तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की कार्रवाई का भी वेबकास्ट पोर्टल के जरिए लाइव प्रसारण किया जा चुका है, लेकिन वो एक औपचारिक कार्रवाई थी। पीएफआई पर एनआईए का एक्शन आज भी जारी रहा। एनआईए और ईडी ने आज एक बार फिर पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र में 15, कर्नाटक में कोलार में 6 और असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 6 राज्यों की एटीएस एक साथ एक्शन में है। ये पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका नेटवर्क पूरे देश में है। 20 राज्यों में 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलांस है। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा बाकायदा मिल रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के राज्यपाल और मान सरकार के बीच तीखी नोकझोंक के बाद आज विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि विधानसभा में जैसे ही मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश करने के अपने फैसले का खुलासा किया, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा नियमों का हवाला देते हुए सरकार के कदम की निंदा की। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। लगातार हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों के जरिए सभी 15 कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर निकलवा दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और गैंगस्टर रियाज भाटी को मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने आज गिरफ्तार किया है। भाटी को अंधेरी इलाके से अरेस्ट किया गया। रियाज भाटी के खिलाफ जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी देने के मामले दर्ज हैं। भाटी एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका दाऊद इब्राहिम गिरोह से सीधा संबंध है। भाटी के ऊपर रंगदारी, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जालसाजी, फायरिंग और इस तरह के कई मामले हैं। 2015 से 2020 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से अदालत आदेश का उल्लंघन कर देश से भागने की कोशिश करने के कारण उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और इस बार टूरिज्म डे की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस थीम का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। भारत के लिहाज से बात करें तो रीथिंकिंग टूरिज्म सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टूरिज्म सेक्टर को और भी बेहतर बनाने की बात करने का वक्त है। भारत के टूरिज्म सेक्टर के आंकड़ों को देखें तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 54वें पायदान पर काबिज है। वर्ल्ड टूरिस्ट अराइवल्स में भारत की भागीदारी महज 1.5% है। वहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की बात करें तो भारत इस मामले में कुल टूरिज्म में 1.3% की हिस्सेदारी रखता है। और भारत की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स यानी कि विदेशी मुद्रा आय जो है वो $7 अरब के करीब है। भारत दुनिया के सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स का घर है, फिर चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, हवा महल हो और इस जैसे मॉन्यूमेंट्स हो, या फिर मेघालय, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा की प्राकृतिक जो खूबसूरती है वो हो। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स होने के बावजूद ग्लोबल टूरिज्म में भारत अभी काफी पीछे नजर आता है। 2022 की बात करें तो भारत में अब तक करीब 1 करोड़ 80 लाख विदेशी पर्यटक आए। वहीं फ्रांस में इसी दौरान 8 करोड़ 94 लाख, स्पेन में 8 करोड़ 37 लाख पर्यटक पहुंच गए। भारत के पड़ोसी देश चीन में भी 6 करोड़ 57 लाख पर्यटक इस दौरान आ गए। भारत को काफी छोटे देश इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से भी टक्कर मिलती है। वियतनाम में इस दौरान 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट पहुंचे, तो वहीं इंडोनेशिया में 1 करोड़ 55 लाख यात्री आए। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट रहने का अनुमान तो जाहिर किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई खास रोड मैप ठोस रूप से उभर कर सामने आया हो
ऐसा कम ही प्रतीत होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 तक भारत का टूरिज्म मार्केट 125 अरब डॉलर का हो जाएगा और 2029 तक ये सेक्टर 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। अभी भी ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को पहले कुछ चुनौतियों को पार पाना होगा और खामियों को दूर करना होगा। भारत को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा सकते हैं। टूरिस्ट एरियाज में बेहतर सुविधाएं और हाइजीन बनाए रखने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। कानून व्यवस्था को लेकर जो टूरिस्ट हैं उनके बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार करना होगा। इसके साथ ही सस्टेनेबल टूरिज्म और एथिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत मेडिकल टूरिज्म भी बन सकता है और बनना भी चाहता है। इसके लिए जरूरी यह है कि अस्पतालों में वेटिंग रूम्स और दूसरी सुविधाओं को वैश्विक स्तर का बनाया जाए। सारी चुनौतियों के बीच सरकार टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसीज भी ला रही है, लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि उसकी ये पॉलिसीज भारत को वैश्विक टूरिज्म के मानचित्र पर सबसे आगे खड़ा करने का काम कर पाए। तो एक बड़ी अप्रोच के साथ हमें आना होगा, एक विस्तृत परिपाटी हमें तय करनी होगी, एक बड़े फलक की ओर हमें जाना होगा अगर हमें देश के टूरिज्म सेक्टर के जरिए आमदनी बढ़ानी है, रोजगार बढ़ाने हैं और रोजगार के जरिए देश की ओवरऑल तरक्की सुनिश्चित करनी है। खास बातचीत के लिए आज के मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी के को चेयरमैन नवीन कुंडू साहब। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। सर, चुनौतियां तो बहुत हैं, संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन करना क्या होगा इस पर अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ये ऐसी उलझी हुई डोर है कि सिरे को इस तरह से पकड़ा जाए, कोई बताता है कि नहीं, उस तरीके से अगर डोर को पकड़ा जाए तो फिर ये डोर सुलझ जाएगी और टूरिज्म सेक्टर में एक चमत्कार होगा। लेकिन करना क्या है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए? कुंडू साहब। दीपक जी नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे शो पे फिर आमंत्रित किया। थैंक यू सर। आपने खैर आपके सवालों में काफी जवाब छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सबसे पहले हमें इंटेंट पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। करना क्या है सबको मालूम है, सिर्फ ताजमहल होने से, हवा महल होने से, अट्रैक्शंस होने से काफी नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आज इंडिया में कितने कन्वेंशन सेंटर हैं पूरे इंडिया में? आपने कहा कि हम 54 पे 54 नंबर पे आते हैं। मैं तो खुश हूं कि वहां भी हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा कोई बड़ा काम टूरिज्म में किया नहीं है कि हम उस जगह पे पहुंच भी सके। हमारे पास न कोई प्रॉपर पीआर प्लान है, न कोई प्रॉपर पब्लिसिटी प्लान है। इनक्रेडिबल इंडिया के बाद कोई भी प्रॉपर एक प्लान दिया नहीं गया और नहीं किसी ने कुछ उसके ऊपर किया और एग्जीक्यूट किया। उसके बाद सिर्फ पॉलिसी लाने से काफी नहीं होता। हम हमेशा हर साल ये बात करते हैं पॉलिसी लेके आएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे। दैट्स नॉट इनफ। आज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है। जितना हम अपने आप को खुश कर ले कि हम इतने होटल बना रहे हैं, इतना हम सड़कें बना रहे हैं, इतनी माइल्स ऑफ सड़कें बना रहे हैं, वो बनना चाहिए, लेकिन हमने कभी टूरिज्म को एज ए बेसिक इंडस्ट्री समझा ही नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि वियतनाम हमसे आगे है। पेंडेमिक होने के बावजूद भी जब अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि अपने आप को हम एडवर्टाइज करें और इंडिया को जल्दी से खोल दिए, हमने वो अपॉर्चुनिटी यूज कर दी और चाइना वापस और वियतनाम अपना टूरिज्म ले गया, थाईलैंड ले गया और हम धरे पे धरे रह गए। सो इंटेंट, मैं बात सिर्फ करूंगा इंटेंट। बात करना काफी नहीं होता, बात पे अमल करना काफी होता है। तो जब तक इंटेंट नहीं होगा ना साहब, तब तक इंडियन टूरिज्म बहुत आगे बढ़ेगा नहीं। जबकि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। आपको मालूम है हमारे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास आगरा की आप बात करते हैं, आप हवा महल की बात करते हैं, बताइए कहाँ है आपके पास 20,000 25,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर जहां एक साथ 25,000 लोग कॉन्फ्रेंस कर सके, एग्जीबिशन कर सके। अभी तो हमारे पास दो खुलेंगे। हमारे पास प्रगति मैदान खुलेगा और द्वारका खुलेगा, उसके बाद जियो कन्वेंशन सेंटर खुला है। जब तक हॉलिस्टिकली हम टूरिज्म के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप बट ये इंटेंट की कमी जो आप कह रहे हैं, ये किस स्तर पर है?
देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर तमाम इकोनॉमीज के लिए, आप श्रीलंका मालदीव्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था बिना टूरिज्म के क्या है। पैंडेमिक आया, कोरोना आया, दुनिया की कितनी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा के धराशायी हो गई, आज तक उठ नहीं पाए। जब हम समझ रहे हैं कि दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज टूरिज्म ही है, तो फिर हम एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं टूरिज्म पर? कहां प्रॉब्लम, कहां नजर आ रही है सर? सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इंटेंट नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या इंडिया में? नहीं है। टूरिज्म इंडिया में इंडस्ट्री नहीं है, आप बाकी सब भूल जाइए। ये तो पहली बार, अभी 2 साल पहले हमें टूरिज्म के फुल मिनिस्टर मिले, उससे पहले तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे। टूरिज्म का बजट देख लीजिए ना, आपने पिछला बजट देख लीजिए, टूरिज्म में क्या मिला, 2,500 करोड़। उसमें खर्चा कितना हुआ? मुझे लगता नहीं वहां 500 करोड़ भी खर्चा हुआ है। तो कैसे काम होगा? आपके पास इतनी बड़ी स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, उनको इतना बजट मिलता है, करते क्या है वो? इतनी अच्छी लोकेशन है उनके पास, किया क्या उन्होंने आज तक? Every state tourism corporation is running in losses. Every hotel owned by state is running in losses. Every luxury train run by the states is running in losses. Are we trying to say that everything should be running in losses when the same thing in the private sector is running in profits? आपने ग्लोबली इतने सारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऑफिसेस खोले हैं प्रमोशन के लिए, हुआ क्या है वहां पे आज तक? सिर्फ अपने रिलेटिव्स को सेटल कर दिया गया वहां, और कुछ नहीं हुआ। जबकि वहां आपको चाहिए था एक आदमी एम्बेसी में बिठाना, वहां पीआर फर्म एक अपॉइंट करनी, वहां मार्केटिंग फर्म अपॉइंट करनी, वहां पे लोकल कंज्यूमर रोड शोज करने, नॉट जस्ट सिर्फ वही सिर्फ एक ट्रैवल ट्रेड शो में जाना काफी नहीं है। सो बेसिक्स जो हमारे हैं, इंटेंट जो हमारा टूरिज्म का है, आपके पास इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं, आफ्टर अफ्रीका सबसे अच्छे नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं। एक नेशनल पार्क एयर स्ट्रिप से कनेक्टेड नहीं है, एक नेशनल पार्क। खुशकिस्मती समझिए कि आपके पास कान्हा, बांधवगढ़, रामथमबोर जैसी जगहों पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। वो कैसे वहां पहुंचता है वही जानता है। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, वी डोंट हैव गुड स्मॉल वैन्स, इनोवास को छोड़ के हमारे पास गाड़ियां नहीं है। हमारे पास अल्फार्ड नहीं है यहाँ पे, हमारे पास ट्रांसफर देने के लिए अच्छी गाड़ियां नहीं है। मंगानी है तो इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी तो इतनी सारी है। तो फिक्की की एडवाइस क्या होगी सर? एक मिनट, हमारी डेस्टिनेशन एक्सपेंसिव है। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे होटल के प्राइसेस देख लीजिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि होटल के प्राइस इतने हाई क्यों हैं, बट उनके ऊपर जीएसटी लगा के देख लीजिए, टैक्सेशन देख लीजिए। हमने कभी भी टूरिज्म पे कोई ध्यान दिया ही नहीं है, हमने सिर्फ बातें करी है। लेकिन उसके बावजूद जिस इंटेंट की आप बात कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे एक सर्ज है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल का जो सर्ज है जनवरी से जुलाई 2022 का, अगर हम कंपेयर करें 2021 का, तो वो इंटरनेशनली 172% ज्यादा है। भारत में शायद इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। उतनी तादाद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। दूसरा, जो हमारा डोमेस्टिक मूव है, हमारे पास उत्तराखंड, गोवा जैसे स्टेट्स है। उत्तराखंड में तो 1 करोड़ की आबादी है, वहां पर साल भर में 4 करोड़, यानी कि आबादी से 4 गुना ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, भले ही वो डोमेस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट टूरिस्ट के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि टूरिस्ट का बाहर निकलने का जो सेंटिमेंट है, वो इकोनॉमी से जुड़े, उस स्थानीय तबके की, स्थानीय इलाके के साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी की, ये स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे हम, चैनलाइज कैसे करेंगे इस चीज को? 2 ही तरीके। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपको टैक्सेशन रीजनेबल करना पड़ेगा। आपको टूरिज्म सब्सिडीज देनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आपको 2 टूरिज्म प्रोडक्ट्स, दो टूरिज्म स्ट्रीम्स चाहिए, डोमेस्टिक एंड इनकमिंग। आउटगोइंग में तो आपका पैसा बाहर जा रहा है। अगर आप कंपेयर करें, इंडिया में सालाना
मैं नॉर्मल बात करता हूं, मैं पेंडेमिक को छोड़ के, इंडिया में 5 मिलियन टूरिस्ट आता है सालाना एवरेज। 2018-19 की बात अगर करें, इंडिया से 15 मिलियन टूरिस्ट बाहर जाता है। और अगर आप कुछ कमा भी रहे हैं इंटरनेशनल टूरिज्म से, तो उससे 3 गुना तो बाहर भेज रहे हैं। मैं भी अपनी कंपनी, हमारी भी कंपनी है एबिक्स में, हम भी चलाते हैं कंपनी। हम भी अभी मैंने पिछले 6 महीने में 250 ग्रुप ऑपरेट किए हैं, जिसमें 105 ग्रुप तो इंडिया से बाहर गए हैं और 145 ग्रुप इंडिया में रहे हैं। इंडिया में इसलिए रहे क्योंकि अप्रैल मई में ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज खुली नहीं थी और हमारी एयरलाइन खुली थी, हमारे वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो रहे, तो इसलिए हुआ नहीं। बट आज आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करने के लिए इंडिया से बाहर भेजना चाहती है, इंडिया में रखना नहीं चाहती। आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, 4 करोड़ टूरिस्ट वहां जाता है, 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन क्या टूरिज्म जाता है वहां पे? पिलग्रिमेज टूरिज्म जाता है वहां पे मैक्सिमम, बिकॉज वहां पे 4 धाम है। आपने कभी ड्राइव करके पिथौरागढ़ या औली जाने की कोशिश करी है? आपने देखा है कितने लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पे, कितनी खूबसूरत जगह है, कितने होटल्स हैं वहां पे, कहाँ रहेंगे आप? कोई एयर स्ट्रिप है वहां पे? मैं गुड्डू साहब यही समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक तरफ हमारे सामने तस्वीर है कि साहब होटल खचाखच भरे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, फोन पे फोन आते हैं, आप हमें घर दिला दीजिए, रहने की एक जगह दिला दीजिए, होटल में हमको घर दिलवा दीजिए, फलानी जगह जाने का पास दिलवा दीजिए। एक तरफ हम ये स्थिति देखते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत पिछलग्गू है, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। एक तरफ जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट रिपोर्ट आप देखिए, वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर का, वो $215 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2022 में। 2019 की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही है, बहुत कम है, मामूली 1% ही है, लेकिन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टूरिस्ट की कमी नहीं है, हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ नए डेस्टिनेशंस ना खोजे हों, ऐसा भी नहीं कि लोग आने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ पा रही है? मैं फिर वही आऊंगा आपकी बात पे। दिक्कत एक ही जगह है कि आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को एम्पावर करना पड़ेगा और उन्हें टॉर्च बियरर बनाना पड़ेगा टूरिज्म का। सरकार टूरिज्म का टॉर्च बियरर नहीं बन सकती। The torch bearers of tourism have to be the private sector, and they have to be empowered. They have to be given that kind of a liberty. They have to be given that kind of finances. They have to be given those kind of facilities. आज की डेट में आपको मालूम है, ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई बैंक फाइनेंस करने को राजी नहीं। बिल्कुल नहीं। आपने बैंक गारंटी देने जाते हैं। आपने बात बिल्कुल सही बोली, बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। और एक और चीज ये है कि नए डेस्टिनेशन जितने तेजी से उभरने चाहिए थे, उतनी तेजी से उभर नहीं रहे हैं। आपने सही कहा, हम 4 धाम यात्रा आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने के गैजेटियर्स पढ़िए आप, तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो तादाद लगभग उतनी ही है। कहाँ वो 100-150 साल पहले का जमाना, उस समय भी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ उतने ही लोग जा रहे थे, आज भी उतने, थोड़े तादाद बढ़ी जरूर है, लेकिन क्या उस तादाद को वहन करने की क्षमता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है? संभवतः नहीं। दूसरा, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक जगह केंद्रित हो गई है। कुछ ही केंद्र हैं जहां पर बार बार हर साल कुछ खास मौकों पर ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलते हैं, लेकिन वो उनका समान वितरण, जो टूरिस्ट स्पॉट्स का समान वितरण पूरे देश में होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। इसीलिए थोड़ा सा यहां पर एक चुनौती जरूर है। बहरहाल, बहुत सारी चुनौतियों पर आज हमने बात की। समाधान निकालना है सरकार को और खुद टूरिज्म इंडस्ट्री को भी, जिसको बकायदा अभी ऑफिशियल इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। तो शुरुआत यहीं से हो, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, फिर इस पर आगे मंथन हो, इंसेंटिव्स दिए जाएं। ये टूरिज्म सेक्टर की बहुत पुरानी डिमांड है। देखते हैं इस पर सरकार कैसे रिएक्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडू साहब, आपने वक्त निकाला, उस महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। भारत के टूरिज्म सेक्टर की क्या चुनौतियां हैं, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस बार इंडिया कहां घूमना चाहता है, किधर जाना चाहता है। इंडिया के सफर में कौन कौन से शहर बनेंगे आपके हमसफर, पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरी सहयोगी नुपुर।
बिल्कुल, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे और घूमो इंडिया घूमो की थीम पर हम आपके लिए लेके आए काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा। अगर लोगों की ट्रैवल डेस्टिनेशन की चॉइसेस पे नज़र डालें तो पहली चॉइस अगर वहाँ सामने आई है तो वो है दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। ये सारी डेस्टिनेशन जो फ़िलहाल ट्रैवलर्स की सबसे पहली पसंद बनी हुई है। अगर जनवरी सितंबर तक का अगर हम डेटा देखें और स्पेशली जो लीजर ट्रैवल है उसका डेटा देखें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 62% की ग्रोथ आती दिखी है। और जो टॉप लिस्ट सिटीज़ है उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो जयपुर और गोवा का है। आने वाले फेस्टिव सीजन में जो हॉलिडे सीजन है वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं सिटीज़ के जहाँ लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जैसे कि जयपुर, गोवा, नागपुर, देहरादून, वाराणसी जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल है। अगर टॉप 100 डेस्टिनेशन की बात करें जो 25% की डिमांड को कैटर करता है, 25% ट्रैवलर्स को कैटर करता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस सेगमेंट में है वो है हिल स्टेशन। लोग हिल स्टेशन ज़्यादा प्रेफर करें, उसके बाद बीच डेस्टिनेशन और उसके बाद जो हेरिटेज सिटीज़ है जयपुर जैसे सिटीज़ वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल्स ऑप्शन इस बार नज़र आ रहे हैं। प्रयागराज, रायपुर, पुरी, नासिक, बरेली जैसे भी काफ़ी सारे नाम हैं जो पॉपुलर फ़िलहाल सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड जगह होती है वहाँ पे भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट आते हैं इस बार दिख रहा है। कम जाने वाली डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने कहा इन सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अभी अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसमें कुछ नाम है जैसे कि कोच्चि, विशाखापट्टनम, वाराणसी जो फिलहाल भारतीयों की टॉप चॉइस बनकर सामने आया है। नई पॉलिसी पर भी इनफैक्ट सरकार की भी नज़र है कि टूरिज़्म हमारे देश का बढ़े। जो आने वाला बजट है उसमें नई टूरिज़्म पॉलिसी आने वाली है। दिसंबर तक पॉलिसी जारी करने का लक्ष्य है और जो नए लोकेशंस होंगे वो भी काफ़ी उस पर भी चर्चा रहेगी जो बजट होगा उसमें। अगर मैं एक बात पुरानी याद करूँ तो पीएम मोदी ने जो 2019 का इंडिपेंडेंस डे था तब भारतीयों से कहा था कि आप सिर्फ फॉरेन ट्रैवल ना करें, भारतीय जो सिटीज़ है वहाँ भी आप ट्रैवल करें। 2022 का एक लक्ष्य भी उन्होंने सामने दिया था। अब इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है जहां आपकी नज़र होनी चाहिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सफ़र का जो साथी है, अगर आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप ट्रैवल जो बुकिंग्स करते हैं, एयरलाइन बुकिंग करते हैं, ट्रेन की बुकिंग्स करते हैं, उसके चलते इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, IRCTC जैसे स्टॉक्स पे नज़र रहती है। जो नेक्स्ट पड़ाव है आप होटल सर्च करते हैं तो होटल स्टॉक्स पे आपकी नज़र रहेगी। और घूमने के लिए ऑब्वियसली आप लगेज का सहारा लेंगे तो VIP, सफारी जैसे स्टॉक्स भी नज़र में रहते हैं। और नया सफ़र है, नया ट्रैवल लगेज, नई डेस्टिनेशन है तो नए कपड़े की भी ज़रूरत है तो आप टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगले साल आपका इंक्रीमेंट डबल डिजिट में हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारतीयों के वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आखिर कितना इंक्रीमेंट होगा, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कौन सी रिपोर्ट है, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए। महंगाई का बोझ आम आदमी की कमाई पर भारी पड़ रहा है। वेतन भोगी लगातार महंगाई बढ़ने से परेशान हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी मौजूदा सैलरी खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही है तो आपके लिए गुड न्यूज है। अगले साल आपकी सैलरी में कम से कम 10% इंक्रीमेंट जुड़ सकता है। एऑन इंडिया के सर्वे में कम से कम ये बात सामने आई है। सर्वे की माने तो 2023 में कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 10.4% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये लगातार दूसरा मौका होगा जब डबल डिजिट में इंक्रीमेंट होगा। इससे पहले 2022 में भी कंपनियों ने औसत 10.6% की बढ़ोतरी की थी। सर्वे के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के मुकाबले भारत में लोगों की सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। सर्वे में शामिल 46% कंपनियों ने 10% से ज्यादा सैलरी बढ़ाने के संकेत दिए। एऑन इंडिया के सर्वे में 40 सेक्टर्स की 1300 कंपनियों ने भाग लिया। एऑन के ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस के पार्टनर रूपांक चौधरी ने कहा कि बिजनेस सेंटिमेंट में सुधार आया है, इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। इसके साथ ही कंपनियां टैलेंट को रिटेन करना चाहती हैं। यही वजह है कि 2023 में एवरेज सैलरी हाइक 10% के पार हो सकती है। सर्वे में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ेगी इसकी भी डिटेल दी गई है। इसके मुताबिक 2023 में ई कॉमर्स में 12.8% की बढ़ोतरी का अनुमान है, तो वहीं स्टार्टअप्स में 12.7% की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में 11.3% की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं अन्य सेक्टर्स में 10.1% औसत इंक्रीमेंट का अनुमान है।
सर्वे के मुताबिक 2022 में नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में मामूली बदलाव आया है। ये संख्या 20.3% है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 21% पर था। हालांकि इसके बावजूद ये 2 दशक के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। यही वजह है कि टैलेंट को रिटेन करने के लिए कंपनियां अच्छा इंक्रीमेंट देने पर फोकस कर रही हैं। 2016 के बाद ये पहला मौका होगा जब लगातार 2 साल कर्मचारियों को डबल डिजिट में सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। कर्मचारियों को डबल डिजिट इंक्रीमेंट से महंगाई की मार कम करने में मदद जरूर मिलेगी। हालांकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और कोविड के बाद कर्मचारियों पर काम करने का दबाव बढ़ रहा है, उस हिसाब से कर्मचारियों को 10% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों से लेकर बाजार तक हर तरफ रौनक देखने को मिलती है और इस दौरान गरबा और डांडिया की भी खूब धूम होती है। भारत के अलग अलग इलाकों में गरबा और डांडिया खेला जा रहा है। नवरात्र के मौके पर शहर शहर रोशन हुए जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई, दिखाते हैं आपको वहां गरबा और डांडिया की झलकियां। और ये दिखाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे संवाददाता सौरभ पांडे। सौरभ, कहां पर हैं आप, और जरा बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह की धूम है। जी दीपक जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के लोटस ग्राउंड पर और आपको जो है तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि 2 साल के बाद जो उत्साह लोगों में दिख रहा है वो किस तरह का है। आप जो आस-पास आप देखेंगे तो पूरा गरबे का माहौल है और ज्यादा समय ना लेते हुए हम इन खिलाड़ियों से समझेंगे कि किस तरह से लग रहा है। 2 साल के बाद मौका बना है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नवरात्रि पहली बार एक नया सा रूप लेके आया है नवरात्र उत्सव। ये 2022 इतना हमारे लिए अच्छा जाए कि सबकी मनोकामना माँ अम्बे पूरी करे। और ये लोटस में हमें आके इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हमने कई साल बाद हम नवरात्रि उत्सव खेल रहे हैं और सो एंजॉय, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। तो जिस तरह से आप सब खेलैया लोगों से सुन पा रहे हैं कि किस तरह से 2 साल के बाद जो है उन्हें मौका मिला है गरबा खेलने का और वो यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और जितने भी गरबा रसिका हैं वो आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं। हमारे दर्शकों को हम अपने विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर सारे नृत्यकार जो है यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और गरबा का जो है आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको हम दिखाएं तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर सज धज के आए हुए हैं और वो यहाँ पर गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कितना उत्साह है, बच्चों को आप देख पा रहे हैं बच्चों में कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं बच्चे भी जो है अपनी डांडिया लेकर यहाँ पर मौजूद है और बस उन्हें इंतजार है तो उनके मौके का जब मौका आएगा और फैमिली के साथ जो है यहाँ पर वो अपनी पारी जो है वो खेलेंगे और गरबा का पूरे हर्षोल्लास के साथ आनंद लेंगे। और इसी तरह से जो है नवरात्र के जो 9 दिन है वो यहाँ पर गरबा खेलने आएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं हो सकेगी। जी हां, ये फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। गरबा में शामिल होना है तो पहचान पत्र दिखाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि में गरबा के दौरान पहचान पत्र दिखाने वालों को ही एंट्री दिए जाने का फरमान दिया है। गरबा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का यह आदेश पहली बार आया है। जो भी व्यक्ति आएगा तो गरबा के आयोजकों को ये देखना होगा तो आई कार्ड उनका देखें, पहचान सबकी हो, जिससे कोई अपनी स्थिति का निर्माण न हो। उसके पीछे भाव सिर्फ इतना है, बाकी पूजा के लिए सभी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार की जमकर आलोचना शुरू कर दी है।
कृष्ण जी के समय पर ना इस तरह के मंत्री थे, ना इस तरह का आधार कार्ड था कि लोग जो है आइडेंटिटी मांग सकें, तो सार्वजनिक रूप से पूरा समाज उस आनंद में शामिल होता था। राजनीति को उकसावे की राजनीति की तरफ ले जाना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती समेत कई हिंदूवादी संगठन लगातार गरबा आयोजनों में लव जिहाद के आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही मुस्लिम युवाओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। इस बीच राजभवन में गरबा के आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। गरबा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजन पूरा होने के बाद तब तक पुलिस पेट्रोलिंग करेगी जब तक सभी महिलाएं बच्चे सुरक्षित घर न पहुंच जाएं। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। पहचान पत्र लिया जाना अनिवार्य रहेगा। जो आयोजक रहेंगे उन्हीं का दायित्व रहेगा कि वे हर एंटर करने वाले व्यक्ति से पहचान पत्र अवश्य लें और पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही एंट्री करें। जाहिर है इस तरह के भव्य और बड़े आयोजनों में पुलिस के सामने चुनौतियां बड़ी होती हैं, लेकिन राजनीति करने का भी मौका हाथ से नहीं छूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फेस्टिव सीजन पर हर तरफ सेल चल रही है और इस बार सेल्स सिनेमा की टिकट खिड़की पर भी लगी हुई है। सिनेमा के इतिहास में पहली बार टिकट खिड़की पर सेल लगी है। सिनेमा हॉल 70 रुपए के शुरुआती दाम में टिकट बेच रहे हैं और ये ऑफर सिनेमा हॉल के लिए कितना फायदेमंद है, कब तक ये ऑफर चलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सिनेमा के इतिहास में इस फेस्टिव सीजन पहली बार लगी है टिकट खिड़की पर सेल। नहीं तो अक्सर त्योहारों के मौसम में टिकटों के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन अब कोविड काल के बाद बड़े पर्दे पर सिनेमा का बड़ा मजा लीजिए। छोटे टिकट प्राइस महज 70 रुपए के शुरुआती दाम में। देश के दिग्गज से दिग्गज सिनेमा हॉल में ये सेल लगी है 29 सितंबर तक और 30 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म विक्रम वेधा की टिकटें भी जेब पर सस्ती होंगी। ये वॉल्यूम का गेम है। इसमें अगर आप टिकट रेट्स को कम करते हैं, अब के पेप्सी पॉपकॉर्न के रेट को भी कम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मुनाफा ज्यादा होगा और इससे दर्शकों का फायदा तो है ही है। इसकी अनाउंसमेंट फिल्म के निर्माता निर्देशक पहले ही कर चुके हैं। दरअसल 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के मौके पर देश के अधिकतर सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस में टिकटें महज 75 रुपए में बिकी थी, तो लगभग 65 लाख लोग बड़े पर्दे पर फिल्में देखने पहुंचे। ऐसे में ब्रह्मास्त्र के अलावा छोटी फिल्में जैसे कि चुप और धोखा राउंड द कॉर्नर को भी अच्छा बिजनेस हुआ। सस्ती टिकटों को लेकर दर्शकों के बीच इसी क्रेज को देखते हुए सिनेमा मालिकों ने टिकटों के दाम घटा दिए ताकि लोगों के सिनेमा के शौक को वो दोबारा जगा सके। नहीं तो ब्रह्मास्त्र से पहले लाइन से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही थी। वैसे टिकटों के दाम अक्सर सिनेमा हॉल के मालिक और निर्माता निर्देशक मिलकर तय करते हैं, जिसमें सिनेमा हॉल की लोकेशन मुख्य फैक्टर होती है। प्राइस कैसे हम लोग फिक्स करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि फिल्म का बजट कितना है, फिल्म की हाइप कैसी है और फिल्म कैसी लग रही है और उसकी रिकवरी किस उस रेट पे हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि जो मेकर्स RRR जैसी फिल्म की टिकट 2500 तक में बेच चुके हैं, वो कब तक टिकटें 100 रुपए के आसपास बेचेंगे, ताकि OTT के दौर में दर्शक अगर फिल्म देखने जा रहा है तो उसे टिकट की प्राइस वैल्यू फॉर मनी लगे। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। चीन सीमा पर भारत की बहादुर बेटियां फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ा रही हैं। उत्तर पूर्व में नारी शक्ति का दम दिख रहा है। चीन की सरहद पर मर्दानी, महिला फाइटर्स ने दिखाया दम। बॉर्डर पर भारत की नारी शक्ति का दम।
असम के तेजपुर फॉरवर्ड बेस की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के पराक्रम की तस्वीरें हैं, जो दुश्मन देश को करारा जवाब देने के लिए काफी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी के साथ जाबाज महिला पायलटों ने हिंदुस्तान का वो पराक्रम दिखाया जो वाकई काबिले तारीफ है। तेजपुर में चीन के समीप अग्रिम चौकियों पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाकर भारतीय महिला फाइटर्स ने भारतीय वायुसेना की नारी शक्ति का परिचय दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के मुश्किल हालात, इन इलाकों में आसमान से देश की सीमाओं की निगरानी बेहद मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को अब देश की बेटियां पूरी कुशलता से अंजाम दे रही हैं। असम के तेजपुर में भी महिला फाइटर्स ने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी रंगाराव ने सुखोई 30 में उड़ान भरी। चीन के नजदीक अग्रिम चौकियों पर Su-30 लड़ाकू विमान उड़ाकर महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि आज वायुसेना की ये नारी शक्ति किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। जी हां, यहाँ बात हो रही है फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी की, जिन्होंने सुखोई 30 जैसे फाइटर प्लेन उड़ाकर शक्ति के नए रूप को परिभाषित किया। इस मौके पर भारतीय महिला पायलटों ने ध्रुव हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। ये हेलीकॉप्टर मिसाइल दागने में सक्षम होने के साथ युद्ध के समय काफी कारगर माना जाता है। तेजपुर में महिला फाइटर्स ने अपना जौहर दिखाकर ये साबित कर दिया कि अगर सरहद पर पाकिस्तान और चीन ने कोई हिमाकत करने की सोची तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में हर साल 2.5 लाख लोग घुटनों की रिप्लेसमेंट कराते हैं और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट के मामलों में 5 साल में 2.5 गुने की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं और पोस्ट रिप्लेसमेंट जो रिकवरी है और साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ रही है। अब तक घुटनों के कमजोर होने का सीधा संबंध बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन लोगों में बढ़ता मोटापा और मौजूदा लाइफस्टाइल भी घुटनों की सेहत पर असर डाल रही है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की घुटने की रिप्लेसमेंट की सर्जरी यानी TKR होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में ये आंकड़ा करीब 2.5 गुना तक बढ़ा है। इसकी कई वजहें हैं, जिसमें लोगों में मोटापे का बढ़ना, बढ़ती उम्र के साथ लोगों की खुद को फिट रखने की चाहत, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा नी सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स की बढ़ती उपलब्धता है। इसके अलावा चोट लगना या फ्रैक्चर होना, गठिया और बैठने का गलत तरीका भी घुटने को कमजोर करने का काम करता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भले ही अब पहले से आसान हो गई है, लेकिन लोगों में पोस्ट ऑपरेशंस की समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्थोपेडिक OPD में आने वाले हर 10 रोगियों में से एक को ये समस्या हो रही है। इसकी वजहों पर बात करें तो डॉक्टर्स के लिए ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में नहीं रख पाने के अलावा पोस्ट ऑपरेशन केयरिंग में लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। जरूरी बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बॉडी के वजन को भी नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में सर्जरी के बाद लोग अपने वजन को कम नहीं कर पाते या कंट्रोल में नहीं रख पाते। उनमें पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, यानी मोटापा घुटने का एक बड़ा दुश्मन है। समझते हैं कि आखिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत ही क्यों पड़ी है। दरअसल जब घुटने के जोड़ को सहारा देने वाला कार्टिलेज घिस जाता है, इससे हड्डी आपस में रगड़ने शुरू हो जाती है और घुटनों में दर्द होने लगता है। दवा खाने के बाद भी दर्द बना रहे या घुटने की सूजन को कम करने का इलाज कारगर साबित ना हो या फिर घुटने के आकार में बदलाव नजर आए और चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लगे तो घुटने के रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवानी पड़ सकती है। इससे घुटने के दर्द के साथ पैरों का मूवमेंट बेहतर हो जाता है। एडवांस चिकित्सा के दौर में नी सर्जरी में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें घुटने के डैमेज्ड हिस्से को आर्टिफिशियल जोड़ से बदल दिया जाता है। फिलहाल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सफलता की दर लगभग 90% के करीब है, लेकिन सर्जरी के बाद एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, वरना दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। लगातार 5वें सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि बाकी दिनों के मुकाबले बाजार आज कुछ कमजोर दिखा, लेकिन आज काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा।
सेंसेक्स 37 अंकों की गिरावट के साथ 57,107 पर बंद हुआ। निफ्टी 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। शुरुआत हरे निशान में हुई थी, लेकिन निफ्टी अपने आप को संभाल नहीं पाया और आधे घंटे के भीतर ही पूरी ताकत गंवा दी। दिन के दौरान बाजार ने मजबूती के संकेत भी दिए, लेकिन इसके बावजूद कारोबार बंद होते होते हल्की सी गिरावट रह ही गई। अब आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर, आगे मार्केट की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट की चाल काफी वोलेटाइल रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 5 दिन के बिकवाली के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक पॉसिबल लग रहा है। फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी है, मेरे ख्याल से तब तक बाजार काफी वोलेटाइल रहेगा और कॉशियस मोड में रहेगा। अगर आरबीआई की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट हाइक नहीं, लेकिन 35 बेसिस या उससे कम आता है, तो मार्केट्स को इस बात से काफी अच्छा लगेगा, सेंटिमेंट अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोज और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां है वहां पे नजर रखें और ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को अवॉइड करें, क्योंकि यूएस और यूरोप में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं यूएस इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि वैसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां पे काफी दबाव देखने को मिले। लेकिन इंडेक्स में 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी अगर 17,000 तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 16,700 या 800 होगा। तो ये लेवल मेरे ख्याल से मार्केट को आने वाले दिनों में डिसाइड करेगा कि ऊपर के लेवल पे कितना मार्केट जा सकता है। तो मेरे ख्याल से पोजीशन हल्के रखिए और पॉलिसी के बाद ही पोजीशन लेना शायद ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के मोर्चे पर काफी ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं और सरकार इन पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए काम भी कर रही है, ये कहना है सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का। नितिन गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। ऐसा ऑन द रिडर्सल ऑफ एग्रीमेंट सर, मैम का ये कहना है कि केसेस काफ़ी पेंडिंग है, एक कैंपेन चला के इनकम टैक्स को काम करना चाहिए। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग द कैंपेन फ्रॉम 2nd of October and we intend to resolve the grievances. The instructions have been issued to the field formations to redress the grievance as early as possible. There could be some technological challenges because of the new technology being inducted and the data being shifted to the new platform. But that we are overcoming and I think there will be a good experience on that account. क्या आपको लगता है कि जीरो ग्रेविटी में भी फुटबॉल खेला जा सकता है? नहीं तो आप गलत साबित हो सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद। आपने कभी कल्पना की है कि जीरो ग्रेविटी में कोई फुटबॉल खेल सकता है? पुर्तगाल के दिग्गज लुइस फिगो ने शून्य गुरुत्वाकर्षण के हालात में 20,230 फीट की ऊंचाई पर खेले जाने वाले सबसे ऊंचे फुटबॉल खेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। फिगो ने मध्य पूर्व, यूरोप और लैटिन अमेरिका के 7 फुटबॉल हीरो की एक डायनामिक टीम के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। पैराबोलिक फ्लाइट के जरिए ये फुटबॉल का सबसे ऊंचा मैदान सेट किया गया था। मैच खास तौर पर विमान के अंदर स्थापित 75 वर्ग मीटर के मैदान पर खेला गया। मास्टर कार्ड के एम्बेसडर लुइस फिगो दुनिया भर में कई तरह के खास मौकों का हिस्सा रहे हैं। एक शीर्ष खिलाड़ी के तौर पर लुइस फिगो अपने अनुभवों के साथ दर्शकों को आकर्षित करते हैं। लुइस फिगो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए 127 कप जीते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एक आधिकारिक जज ने रिकॉर्ड जारी किया, जिसे 2 टाइम कीपरों ने सत्यापित किया। 1994 से लुइस फिगो के मुताबिक फुटबॉल जमीन की सीमाएं खत्म कर देता है, दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है। मास्टर कार्ड का लोगों को उनके जुनून से जोड़ने, खेल के प्रति उनके उत्साह और उन्हें जिंदगी भर का तजुर्बा दिलाने का एक समृद्ध इतिहास है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार।